में भी शामिल हाल थे और आज भी हमारे इन 75 वर्षों में भी ये मसाइल हमारे रहे हैं। आयशा मसूद साहिबा ग्रुप एडिटर रोजनामा पाकिस्तान, एंकर हैं रोज न्यूज की, कालम निगार हैं और मुख्तलिफ मामलात पे बड़े अच्छे अंदाज से अपना मौक़िफ़ बयान करती हैं। वो हमारी सेशन में ज्वाइन कर चुकी हैं। अगला सवाल मैं उनकी जानिब लेकर जाऊंगा कि 1973 के आइन में ये वाज़ेह किया गया था कि हमारी कौमी ज़ुबान दफ्तरी ज़ुबान और ऑफिशियल ज़ुबान उर्दू होगी, क्योंकि उस वक़्त हमारा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इस तरह से नहीं था कि हम उर्दू को नाफिज कर सकें, राइजुल अमल कर सकें। लेकिन और उस वक़्त ये तय किया गया कि 15 साल के अंदर इस तरह का एक फ्रेमवर्क मुरतब किया जाएगा कि उर्दू को हर हवाले से इंतजामी तौर पे, अदालती तौर पे हर हवाले से पाकिस्तान में राइज कर दिया जाए। 1973 को गुजरे लगभग 50 साल गुजर चुके हैं, आज भी हमारी ज़ुबान नहीं है। इसकी क्या वजूहात हैं कि 50 साल में भी हम वो फ्रेमवर्क नहीं बना पाए कि आज हम कौमी ज़ुबान को अपने मुल्क में नाफिज कर सकें? अब वजूहात से हमें आगाह करें, हमारे शुरा को आगाह करें। जी आयशा मसूद मलिक साहब। सबको सलाम कहती हूँ और बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस फोरम का हिस्सा बनाया। और अभी जो मैंने गुफ्तगू सुनी है वो सारी हर दर्द में मंद दिल पाकिस्तानी की आवाज़ है। और बदकिस्मती से अभी हमने चंद दिन पहले ही अपना 75 साला जश्न आज़ादी मनाया। मैं तो एक शो में ही बात हो रही थी कि किस चीज़ का आप जश्न कहते हैं, यौम आज़ादी कह दिया करें, आपको कहाँ हक हासिल है कि आप जश्न मनाएं, जबकि ये जो सारे मसाइल का सिलसिला है ना, जिसमें ज़ुबान है, फिर आगे निसाब है, तालीम है, ये कड़ियाँ आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से बयान की। ये एक गुलाम जो कौम है ना, इसका एक ऐसा जंजीर से बंधी होती है कि वो गुलाम कौम इन जंजीरों को तोड़ के अपने असल की तरफ, अपने कौमी शनाख्त की तरफ, अपने मुल्क की नुमाइंदगी की तरफ नहीं आती होती। अभी आप देख लें कि बड़े मौके होते हैं ना, जब आप कौमी दिन मनाते हैं तो आप उसमें इकबाल की फिक्र बयान करते हैं, कायद-ए-आज़म की जितनी तकरीरें हैं उनका तर्जुमा बताते हैं। मैं हुकूमत की जिम्मेदारी पर जरा आ रही हूँ कि अभी जो 75 साल जिना कन्वेंशन में जश्न हुआ, जिसको मैंने कहा कि जश्न का तो नाम ही नहीं देना चाहिए, आप तो यौम आज़ादी मना लें तो बड़ी बात है। वो ये मैंने क्यों कहा, मयार पर बाद में जाऊंगी। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी कहाँ तक है कि वो जुबान पर आए या निसाब पर आए, उनको तो होश ही नहीं है। अब आप देखें कि आप IMF के शिकंजे में हैं, आपको तो आज़ादी 75 साल बाद भी आपकी कौमी सलामती भी सवालिया निशान है, आपकी शख्सी आज़ादी, इजहार ख्याल की, सोच समझ की, फिक्र की, वो भी सवालिया निशान है। क्यों? अभी इन्होंने कहा कि जी बरतानिया की भी मिसाल आई, मैं अब हिंदुस्तान के तब भी उस पर भी आऊंगी जब पाकिस्तान बना था, तहरीक पाकिस्तान। तो अभी हम IMF के शिकंजे में हैं। हम अपना एजेंडा जो है आपका फॉरन से आता है, तयशुदा मामलात होते हैं कि आपने क्या चीज पढ़ानी है, आपने किस रास्ते पर जाना है, आपने क्या करना है। अब ये तो हो गया, गिला करें जी अंग्रेज ऐसा क्यों करता है। तहरीक पाकिस्तान के यानी जब पाकिस्तान बना उससे पहले आप देखें कि मुश्तरका वहीं थे, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अंग्रेज आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। सो अंग्रेज को तो ना हिंदुस्तान की लोकल जुबानें आती थी ना उर्दू आती थी। तो अब उसी ने अंग्रेजी तो राइज करनी थी अपने मुफादात के लिए। उसकी तो ख्वाहिश थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी जुबान सीखें, इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पर सीखी भी जा सकती है। लेकिन तब उन्होंने ये चीज की अहमियत जान ली थी कि यहाँ कोई तामिल बोल रहा है, कोई कौन सी जुबान बोल रहा है, तो इनके दरमियान भी एक मुश्तरका जुबान होनी चाहिए, क्योंकि आपके इशराफिया बादशाह जितने थे वो फारसी बोलते थे। सो उर्दू एक लश्करी जुबान आई जिसमें लोकल लैंग्वेजेस के भी अल्फाज थे, फारसी के भी हैं, अरबी के भी हैं। अब वहां तो अंग्रेज ने भी ये जान लिया था कि ये जो मुख्तलिफ जुबानों के लोकल जुबानों के अफराद हैं, वो जब कोर्ट्स में जाते हैं, किसी मसले में जाते हैं, अंग्रेजी भी नहीं जानते, एक मुश्तरका जुबान की तब भी अहमियत उन्होंने महसूस कर ली थी। लेकिन 75 साल गुजर गए जब पाकिस्तान आजाद हुआ, तो ये पहली ख्वाहिश हमारी यही होनी चाहिए थी कि दो चीजें, एक हमारी जबान, दूसरा हमारी तालीम, और तालीम की बुनियादी जुज निसाब। अब हमने इन सारी चीजों से आंखें चुरा ली। उसकी वजह क्या है? कायद-ए-आज़म की वफात के बाद, लियाकत खान की वफात के बाद आप ये देखें कि ये वो शख्सियात थी जिन्होंने अपने
तहरीक पाकिस्तान के दिनों में भी आपकी इकोनॉमी का यही हाल था जो आज। बदकिस्मती है ना ये कि 75 साल बाद, लेकिन क्या हुआ था कि कायदे आज़म में लियाकत अली खान शहीद हुए तो फटी जुराबें थी, कितना बड़ा हादसा छोड़ के आए थे। कायदे आज़म ने अपनी कुल जमा पूंजी मुल्क को दे दी। अभी मौजूदा हालात में आप तारिक अजीज की मिसाल ले सकते हैं। ये गुलाम ऐसे हैं कि अपनी जेब से फूटी कौड़ी ना निकाले, ये कहाँ जुबान पर काम करेंगे, ये कहाँ तालीम पर जाएंगे, ये कहाँ निसाब पर आएंगे। ये जो इतनी बड़ी जरूरियात है बुनियादी इस मुल्क की, इस कौम की, इनको ये तो कभी भी नहीं वहां तक आ सकते, क्योंकि कुर्सी और इक़्तिदार की जंग में कायदे आज़म और लियाकत अली खान के बाद वडेरे, जागीरदार, चीन में चट्ठे, टवाने और खानदान ऐसे आए कि उन सारों ने जाना होता है, पढ़ना कहाँ होता है, लंदन में, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में। आप हुक्मरानों के बच्चे देख लें। इवन हमारे माजरत के साथ चाहूंगी कि बात करने से पहले माफी चाहूंगी कि पहले नंबर पर मुकद्दस मुल्क है, दूसरे नंबर पर इदारे, आइन के साथ इदारे, और लास्ट पर है शख्सियात। बदकिस्मती से शख्सियात टर्न करके पहले नंबर पर आ गई। मुल्क मुकद्दस है ना, आप उसके बारे में नहीं बात करेंगे ना। अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जान देने को तैयार हैं, लेकिन किस तरह हो सकता है कि हम इदारों की बेहतरी पर ना बात करें, हम शख्सियात पर ना बात करें, तो वो तो आएंगी। आपके जितने सीनियर इदारों के हेड है वो पाकिस्तान में नहीं है, उनके बच्चे पाकिस्तान में नहीं है। आपके हुक्मरान जितने हैं उनकी सारी औलादें बाहर के मुल्कों में हैं। उनको सूट करती है अंग्रेजी जुबान, फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी को सूट करती है अंग्रेजी जुबान। ये जो अभी जिक्र हुआ था कि जी जॉब चपरासी की निकले, तो बेचारे चपरासी को क्या पता मैंने कहाँ अप्लाई करना है। अंदर अंदर क्या होता है कि सेक्रेटरी का कजन, कजन का सर्वेंट, सर्वेंट की मासी, मासी का फूफड़, वो अपने मुफादात के लिए भर्ती हो जाते हैं। इस तरह आपके इदारे भी तबाह हुए। और अंग्रेजी जुबान का फायदा ये हुआ कि अगर मैं किसी मिनिस्ट्री में सीनियर पोस्ट पर हूँ तो मेरा मासी जो घर में काम करती है या माली, उसी का कजन मेरा चौकीदार है। सो वो खानदान सारा मेरा सर्वेंट है, क्योंकि किसी ने अंग्रेजी, बेचारे को क्या पता कहाँ वैकेंसी निकली और मैंने कैसे अप्लाई कर दी। सो इशराफिया और एलीट क्लास और आपके बदकिस्मती हमारी ये है कि ये सारे लोग ही आप पर हुक्मरान हैं, हुक्मरानी भी यही कर रहे हैं, और इनको सूट करती है कि उर्दू जुबान राइज ना हो। अब आपने क्या अंग्रेजी राइज कर ली, कोई कसूर नहीं है अमेरिका वालों का, कोई कसूर नहीं है अंग्रेजों का। वो तो हिंदुस्तान में भी चाह रहे थे कि एक मुश्तरका जुबान हो जाए। कसूर इन लोगों का है जो कायदे आज़म, लियाकत अली खान और कुछ और अफराद जो मुखलिस थे, उसके बाद के जो अदवार हैं सियासी, चाहे वो आमरीत के हैं चाहे सियासी, उनके रद्दोबदल में जो मुसलसल हम पर मरूसियत और खानदानी हुक्मरान और उनके नालायक बच्चे जो कि बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं, वो अवाम तक ये सारी चीजें आने ही नहीं देते। अब बात करते हैं कि तरक्की उन मुल्कों ने कैसे की जिन्होंने अपनी जुबान बोली। मैं चाइना की मिसाल, चेयरमैन माओ की मिसाल देती, चाइना की मिसाल इसलिए, तुर्की की भी दी जा सकती है। चाइना वो मुल्क है जो एक टाइम तक सोया हुआ मुल्क था, भंग और सुस्त वजूद, और कैसा इनकलाब है। माओ को बेहतरीन अंग्रेजी आती थी, उसने सारी जिंदगी अंग्रेजी में बोली। ये आपके कौमी असेंबली में ये होता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर, चाहे शहबाज हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बिलावल आप वजीर खारजा, वो क्या करेंगे। हमजा और मरियम का तो मुझे नहीं पता कि कितनी उनको आती भी है ये नहीं। अब ये क्या करेंगे कि असेंबली के अंदर स्पीच करेंगे। असेंबली में मेरे नुमाइंदे होने चाहिए ना। अब जमहूरियत का क्या मतलब है, अवाम के जज्बात, अवाम की ख्वाहिशात, अवाम की तर्जुमानी, ये है ना जमहूरियत। मैं आगे इस पर असेंबली में जब एजेंडा इन्होंने खास मैसेज पहुंचाना होता है आपके बाहर के लोगों में जो आपकी रजीम चेंज करते हैं, उन तक पहुंचाना होता है, तो उर्दू में स्पीच करते करते अंग्रेजी में बोलते हैं। वो पैगाम होता है उन तक जाने के लिए कि हम आपके वफादार। तो ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने अपनी जुबान को अहमियत दी है। उनके जो वज़राए आज़म है, चीन आज देखे, अमेरिका वाइड सुपर पावर नहीं रहा हो, रशिया भी आगे आ रहा है, चीन आपका टफ टाइम दे रहा है, बेशक क्या खित्ते में हालात बड़े ऐसे, लेकिन उन्होंने इस एहसास कमतरी में नहीं आए कि हम अंग्रेजी बोलकर अंग्रेजों को खुश करेंगे। अब ये जो ख्वाहिश है कि उर्दू जुबान को ना लाया जाए, कोशिश नहीं हो रही ना। सुप्रीम, आप इन्होंने डिटेल से बता दिया कि पाकिस्तान बनने के बाद क्या एजेंडा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया,
आइन के मुताबिक क्या होना था 15 साल कहाँ और 75 साल कहाँ। तो ये जो सारा माफिया है ना आपका, ये उस मौजू पर ना आता है ना काम करने देता है, क्योंकि फिर जो फ्रूट है, जो फल है, जो मिनिस्ट्रियां और ये सारे इदारों पर कब्जा है, वो कहीं ना कहीं नीचे असल जमहूरियत के चेहरे में अवाम की तरफ आएगा। तो वो अवाम से बिल्कुल हट के आम आदमी कौन है मेरी अवाम पाकिस्तान की? किसान है, मजदूर है, एक तालिब इल्म है, एक कोई खातून है, एक कोई बेचारी क्लर्क लड़की है, या कोई कॉलम निगार है, ये कहाँ है? ये कहीं भी नहीं है। तो ये एक मखसूस एजेंडे पर एक खास माफिया है, जो आप बज़ाहिर वो इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन दर हकीकत वो इन सारी चीजों पर आपस में मिले हुए हैं। 15 साल क्या 75 साल के बाद भी ये सिलसिला वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तरक्की इसलिए नहीं हुई कि अगर चाइना ने कर ली, तो आप अगर अंग्रेजी बोलते हैं तो फिर पाकिस्तान की आज इकोनॉमी का ये हाल ना होता। किसी जमाने में हम बाहर के मुल्कों को लोन दिया करते थे, आज आप लोग शख्सियात अमीर हैं, मुल्क आप भीख मांग रहे हैं। इनमें से एक फर्द ऐसा नहीं है जो अपने असासे कुर्बान करते। ये जो 22 अरब और 30 अरब के असासे हैं, और IMF के चंद अरब के, ये सारे इकट्ठे सारे छोड़ के बैठे। कुर्सी का शौक है तो हुक्मरानी का और उर्दू जुबान, निसाब, तालीम उस पर नहीं काम करे तो अपने असासे जेब में डिलीट नहीं करेंगे। सो इस असासे कमतरी से निकल आए कि मुल्क इनकी अंग्रेजी से तरक्की कर जाएगा। एक ऐसी जुबान है जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हमें सीखनी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मुल्क में उर्दू का निफाज ना हो। अब ये मखसूस माफिया तो काम नहीं कर रहा। अब मैं आगे आती हूँ, टाइम मुझे नहीं पता क्या, लेकिन बड़ा अहम पॉइंट है। कहते हैं जी आप गुफ्तगू जारी रखें। ओके, अब कहते हैं जी चेंज क्या आया है। अब आपकी जो सरहदें हैं ना, आपकी अफवाज की जंग पुराने जमाने की तरह सरहदों पर आमने सामने खड़े होकर नहीं होगी। मीडिया, सोशल मीडिया, नजरिया चेंज हो रहा है, स्प्रेड हो रहे हैं सारी चीजें, आती जा रही हैं, और वो लोग हमसे कहीं ज्यादा ट्रेंड है, क्योंकि हम लोग लर्नर नहीं है, सीखे हुए लोग नहीं है, हमने किताब नहीं लिखी, हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, हम नाबल्द हैं। अब आ गया मीडिया। मीडिया किस तरह अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा? जिस टिकटॉक का कल्चर में देख लें क्या वाहियाती हो रही है। जिना कन्वेंशन ने जो इस दफा 2.25 अरब रुपया, जबकि आप भीख मांग रहे हो, मिन्नतें कर रहे हो दूसरे मुल्कों की कि हमें पैसे दें, हमारा दिवालिया निकलने वाला है, आपने 2.25 अरब रुपया लगाया। इनको ये नहीं पता कि वहां उर्दू जुबान के लेक्चर, कायदे आज़म की तकरीरों का तर्जुमा किया जाए, उसके बाद इकबाल की फिक्र की जाए, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज या दूसरे बिलावल या तीसरे शेरी रहमान, ये सारे जो सारा दिन कौम का टाइम वेस्ट करते हैं अपनी कुर्सियां पक्की कराने के लिए, सेमिनार्स करवाते, मुशायरा करवाते, वहां इन मौजूआत पर बात होती, शुस्ता शाइस्ता उर्दू, वो फिर वीडियोस आती, तो कौम को कुछ थोड़ा बहुत सीखने का मिलता। मीडिया में मुझे बताएं क्या हो रहा है? तालीम लिखी आती है तलीम, एक कई अल्फाज ऐसे हैं जो मैंने देखा स्क्रीन पर चल रहे हैं वो सही नहीं है। तलफ़ुज़ क्या रह गया? आपकी CNN, आपकी BBC ने आपके वहां देखे एंकर 60 साल की, 70 साल की लर्नर, एक सीखी खातून या मर्द, आप उनके देखें टॉक शोज देखें, वो बैठे होते हैं, वो बात कर रहे थे, उन्होंने पीछे उनकी 4 ऑथर हैं, उन्होंने कोई रिसर्च की हुई है, वो अपने बड़ों को जानते हैं। यहाँ आपका एक बच्चा और बच्ची इंटर्नशिप करता है, अगर वो मॉडल टाइप का है उसको लाके बिठा देंगे, 3 सियासतदान उठाएंगे, लड़के रेटिंग और आपका शो खत्म हो जाएगा। मीडिया इस्तेमाल हो सकता था ना खलल के लिए माजरत। इस दौरान औरिया मकबूल जान साहब हमारे इस सेशन का हिस्सा बन चुके हैं। तहरीक नफाज उर्दू पाकिस्तान की तरफ से सदर तहरीक नफाज उर्दू अताउर रहमान चौहान साहब की तरफ से मैं उनको इस सेशन के अंदर और अपने तमाम जो शुरका हैं उनकी जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे सेशन के लिए वक्त निकाला और हमारी महफिल का हिस्सा बना। जज़ाकल्लाह। अगर इजाजत हो तो मैं बात मुकम्मल कर लूं? जी आप जारी रखें मैडम, शुक्रिया। अच्छा, अब मीडिया बात हो रही है, क्योंकि बड़े अच्छे माशाल्लाह गेस्ट जो आए हैं, मैं उन्हें सलाम भी कहती हूँ और उन्हें सुनते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। एक नजरियाती वाबस्तगी उनके साथ हमारी है, मुलाकात आज हुई है। अब बात यह है कि उर्दू जुबान, उर्दू के लिए मूवीज होती है, हिंदी कहते हैं ना, अभी भी हिंदी फिल्में कहते हैं, ड्रामा होता था, आर्ट होता था, फिर वो जरिए होते थे कि जो
اردو زبان. دیکھیں مرزا غالب پر مووی بنی وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں. اب ان کے تلفظ